हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे हमारी ये हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग पढ़ रहे थे। ये इसका सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया था कि अब हमें जो बात करनी है क्लास 9th के बाद की जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं वो किस तरीके से बढ़नी है। ठीक है, तो सब हमें सभी को पता है कि हमारा जो जनरली क्लास 9th था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो क्लास 9th में हुआ था। ठीक है, अब देखो जनरली देखो, अगर हम बात करें हम लोग जो पढ़ रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप को, तो हम लोगों ने ये फर्स्ट हमने टॉपिक कवर कर लिया है जिसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं ना। अब हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की। इस चैप्टर का जो पहला बेसिक सा टॉपिक है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ओके, तो अब हम ये उसके बाद की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था क्लास 9th में कि लुईस 16 के समय में जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 का वो किस तरीके से आगे बढ़ा, किस तरीके से फिर लुईस 16 को बीहेडेड कर दिया गया। ठीक है, उसको फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद रीजन ऑफ टेरर आया, जिसमें एक रॉब्सपियर नाम का एक मतलब एक तरीके से कह लो कि जो रिवॉल्यूशनरीज था उसने कैसे एकदम मतलब आतंक मचा दिया था। जो तीन तरीके के जो हमें वहाँ पर हमारे जो होते थे ना, वो तीन हमारे कौन कौन से होते थे। एक हमारा होता था पहले नंबर पर क्या होता था, जो क्लर्जी होते थे। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या होते थे, नोबैलिटी होती थी, मतलब जो नोबल पर्सन होते थे। और तीसरे नंबर पर जो हमारे बिग बिजनेसमैन या फिर जो मर्चेंट्स वगैरह जो होते थे, ये सब सारे लोग होते थे। तो किस तरीके से जो रॉब्सपियर है उसने सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोगों को मतलब गुलोटिन मशीन से उसने कैसे काटना स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर बाद में फिर रॉब्सपियर को भी लोगों ने कहा ये तो पागल हो गया, इसको भी जो है हटा दो, ये तो रिवॉल्यूशनरीज के नाम पर ये तो आतंक मचा रहा है। तो ये सब सारी बातें हो गई थी। तो यहाँ से फाइनली हम लोग आ गए हैं कि अब ये हमारा जो रीजन आ गया है वो आ गया है 1793 के बाद का। ठीक है ना, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो एक तरीके से मिलिट्री कूप करके, है ना, मिलिट्री कूप का मतलब होता है कि सेना को लगा कि नहीं अब तो ये सब लोग आतंक मचाने वाले हैं, तो उसने जो कह सकते हो कि जो देश की बागडोर है उसने अपने हाथ में ले ली। ठीक है, तो अब ये कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखो जरा ये समझते हैं कि क्या हम इसके बारे में, हम इसके अंडर में क्या पढ़ेंगे। देखो अब हम लोग वापस चले जाते हैं वापस फिर से कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे, रिवॉल्यूशनरी का मतलब समझते हो जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिससे बहुत सारे लोग एक साथ मिल गए। तो समझना जरा बात को। ठीक है, देखो क्या कहता है कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ये बात सभी को पता है। ठीक है, 4 मई 1789 को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ये। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने इतने सारे लोगों को कलेक्ट किया था। याद है आपको जब नेशनल असेंबली बनी थी तो लगभग 4 मिलियन 40 लाख के आसपास लोग उस नेशनल असेंबली को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। सारे लोगों को बाहर मतलब एक तरीके से रख दिया गया था कि नहीं इतने सारे लोग अंदर कैसे आ सकते। थोड़ा हम लोग 9th वाला थोड़ा सा यूज करो। तो ऐसा क्या किया गया भाई कि इससे जितने भी फ्रेंच के जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जिसमें ज़्यादातर जो बिजनेसमैन और जो लिटरेट पर्सन थे और बाकी जो नॉर्मल कॉमन जो पीपल थे उस फ्रेंच कंट्री के, वो सब सारे आपस में मिले थे। तो ऐसा क्या किया गया जैसे सारे लोग आपस में मिल गए, कलेक्टिव हो गए, है ना, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी। तो ऐसा क्या स्टेप्स टेकन किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के थ्रू टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्गस्ट द फ्रेंच पीपल। ठीक है, यानी कि लोगों को एकजुट होने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या किया। तो देखो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनको जरा ध्यान रखना। तो पहला जो स्टेप्स लिया गया, फर्स्ट स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्गस्ट द फ्रेंच पीपल। यहाँ पर CH हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या स्टेप्स लिया गया हम जरा इसको समझते हैं। देखो तो पहला स्टेप ये कहता है कि ये नाम याद रखोगे, आइडिया ऑफ द ला पाट्राइज, है ना, या ला पाट्रीज कह लो, मतलब फादरलैंड। जैसे हम लोग अपने इंडिया को क्या बोलते हैं, मदरलैंड बोलते हैं, भारत माँ बोलते हैं, वैसे उन्होंने कहा ला पाट्रीज, अपने लैंग्वेज में बोलेंगे। एंड ले सिटोयन मतलब नागरिक, सिटीजन, ले सिटोयन। ओके, तो ये पहले कि देखो भाई हम सभी इस जैसे हम कहते हैं ना कि हम सभी इस भारत के संतान हैं, तो हम लोग को कितना प्राउड फील होता है, अरे हम सारे लोग एक हैं। अच्छा, है ना, तो उस तरीके से इन्होंने एक नारा दिया। ठीक है, ला पाट्राइज और ले सिटोयन का। तो इससे लोगों में यूनिटी आई, एकता आई। दूसरा और क्या किया गया, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग। अभी देखो ये कब की बात है, याद रखो अभी ये बात है जब लुईस 16 था। लुईस 16 को अभी ये हटाने का काम चल रहा था। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें रिवॉल्यूशनरीज ने करी जिसकी वजह से लुईस 16 को फाइनली गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। तो न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाए गए हैं, ट्राई कलर जिसका नाम दिया। ठीक है,
न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर चूजेज। पहले क्या था ना कि एक रॉयल फ्लैग हुआ करता था, तो उस रॉयल फ्लैग को हटा करके रिप्लेस करके एक न्यू ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया। दूसरा ये काम हुआ। तीसरा काम जो था देखो, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन। याद करो क्लास 9th में आपने जब पढ़ा था तो क्या था, हमारे पास एक स्टेट जनरल हुआ करता था। उस स्टेट जनरल को क्या होता था, बेसिकली जो वहाँ का जो किंग था, जरा मेरी बात को समझो, हम लोग जाते हैं क्लास 9th में, वहाँ का जो किंग था और किंग के जो रिलेटिव्स थे, जो अपने वो रिलेटिव को क्या बना देता था, मिनिस्टर बना देता था। तो इन दोनों से मिल करके जो चीज बनी थी उसको उन्होंने कहा था क्या, स्टेट जनरल, है ना। यानी कि पूरे की पूरी कंट्री का जो रूल होता था वो इन्हीं दोनों के पास में होता था। लेकिन जब लोग जागरूक हुए, जब लोगों ने रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, तो कहा कि नहीं नहीं, अब हम एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। बात समझ आई ना। यानी कि जो भी उस कंट्री के जो भी कॉमन लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब ये तुम्हारा जो ये सब जितना काम जो कर रहे हो ना, ये फालतू की चीजें, ये सब हमें नहीं करने देना है। अब हमें एक नेशनल असेंबली बनानी है। अब किंग को भी हम ही कंट्रोल करेंगे और तुम्हारे जो मिनिस्टर्स हैं ना बच्चे, उन्हीं को भी हम लोग भी कंट्रोल करेंगे। तो दैट इज नेशनल असेंबली का काम ये था, जहां पर याद करो 50,000 जो इलेक्टोरर्स लगभग, जिसमें से 745 मेंबर है ना, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा था, तो जो 745 मेंबर्स जो इलेक्ट होकर के आए थे, जिनको लोगों ने वोट दिया था, वो इन दोनों को कंट्रोल करने वाले थे, 745 मिनिस्टर्स को। तो इस तरीके से बात हुई है ना, नेशनल असेंबली बना दी गई। ये सब अभी बात है, अभी लुई 16 जिंदा था, याद रखना, ठीक है। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, और क्या किया गया भाई, जिससे लोग एक साथ हैं, तो नए नए हाइम्स बनाए गए, है ना। कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, मैं सौगंध लेता हूँ कि मैं इस तरीके से देखो, एकदम ऐसी बात अगर हम आपको बोलते हैं कि एकदम जो है आपका ब्लड है वो बॉइल्ड होने लगे, अरे ये तो मेरा देश है, मैं इसके लिए जो है अपने जान पर भी क्या होगा, लड़ जाऊंगा, इस तरीके से समथिंग कुछ चीजें जो हैं वो बनाई जाने लगी फ्रेंच के लोगों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया गया। मतलब कि ठीक है भाई, देखो तुम्हारी जो कंट्रोलिंग है, वो ये जो न्यू मेंबर सिलेक्ट होकर के आए हैं, जिनको हम लोग नेशनल असेंबली बोल रहे हैं, वो अब कंट्रोल करेंगे आपको, ठीक है। अगला क्या है, यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन। ये देखो कितनी अच्छी बात है, लोगों को इससे कितनी खुशी मिली होगी, ठीक है ना, कि सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ होंगे, जितने भी हमारे कंट्री के सिटीजन हैं सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ होंगे, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। भाई जिनके ऊपर भी जो भी कस्टम ड्यूटीज वगैरह थी, ड्यूज वगैरह था, जो छोटे मोटे जो फार्मर थे, है ना, वो सब एबॉलिश्ड कर दिए गए, हटा दिए गए। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट वाज एडॉप्टेड। ये बातें हुई जिसकी वजह से सारे के सारे जो फ्रेंच के जो लोग हैं वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी में अपने आप को पाए, है ना, एक दूसरे से मतलब जुड़ते गए कि भाई हम सब तो एक ही लोग हैं, हमारी लड़ाई यहाँ के जो किंग हैं और यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनसे हैं। तो ये सब सारी बातें करी गई, क्या करने के लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, फाइनली जो कि सक्सेसफुल हुआ भी, ठीक है। अब देखो समझो बात को यहाँ से, तो क्या हुआ, जब ये सब सारी चीजें हुई तो अब ना फ्रेंच के लोगों में खुशी की लहर फैल गई। और जब ऑब्वियस बात है, ये जो खबर है वो फ्रेंच क्या है कि एक यूरोपियन कंट्री था, तो वो यूरोपियन कंट्री से होता हुआ बाकी के जो यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है, उन यूरोपियन कंट्री में भी क्या हो गया, जाने लगी वो खबर कि अरे यार फ्रेंच तो जो है अपने आप को डिक्लेयर, वो रिपब्लिक घोषित कर दिया, वो तो एक नेशन बन गया, वहाँ के लोगों को इक्वल राइट्स मिल गए। ये खबर बाकी के लोगों में जाने लगी। अब समझना, अब ये जो रीजन है, अब यहाँ के बाद से अब आपको पता है कि ठीक है, फिर रॉब्सपियर का समय आया था, रॉब्सपियर ने एक एक लोगों को चुन चुन करके गुलोटिन नामक डिवाइस से उनके सर को उड़ा दिया था, ठीक है। फिर बाद में उन्हीं मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्हीं लोगों ने रॉब्सपियर को भी उड़ा दिया गया कि यार ये पागल हो गया है, ये अपने ही लोगों को मतलब वो रूल बनाने में इतना ज्यादा वो एग्रेसिव हो गया था कि अगर उसके रास्ते में कोई भी आता, अगर वो रिवॉल्यूशनरीज भी आते हैं तो उनको भी वो क्या कर देता, ठीक है, बोलता कि देखो ये ट्रेटर है, ये वो है, सारी चीजें उसको भी हटा देता। तो लोगों ने कहा कि हटाओ ना, इसे हटाओ, ये तो पागल हो गया। तो इसी सब का फायदा उठाते हुए आ गया नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, बात को समझना। तो यहाँ से क्या आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, ठीक है। उस समय तक लोगों ने अपने जैकोबिन्स क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए थे। आपने पढ़ा है जैकोबिन क्लब क्या होता था, जहां पर लोग मिल करके आइडिया प्रिपेयर करते थे कि कैसे हमें अपनी कंट्री को, वो सब सारी चीजें थी, ही है। अच्छा, तो जैकोबिन क्लब्स वर बिगेन टू सेट अप इन यूरोप बाय स्टूडेंट मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। अच्छा, यहां तक ये बात को समझना। फाइनली जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम किए।
लेकिन इसमें कोई देखो शक नहीं था, जैसे जनरली नेपोलियन भी क्या था, एक तरीके से मोनार्कियल सिस्टम ही मतलब अपने आप को कहता था कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ, लेकिन उसने बहुत अच्छे काम किए, बहुत ही अच्छे उसने काम किए, लेकिन एक तरीके से उसका जो रूल करने का जो तरीका था वो भी गलत था। अब जरा हम उनके अच्छे कामों को समझते हैं, ठीक है। तो फाइनली जब नेपोलियन आया तो उसने बहुत सारे रूल्स दिए जिसे बोला गया सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है ना, याद रखना। वो लगभग 1793 के आसपास 1793 के आसपास मिलिट्री कूप किया और अपने आप को एस्टैब्लिश करने लगा फ्रांस की गद्दी पर। फाइनली वो इतना ज़्यादा कैपेबल हो गया कि उसने कुछ रूल्स बनाए जिनको सारे लोगों को फॉलो करना पड़ा, और ये सारे रूल्स बहुत अच्छे थे। देखो, तो जिनको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन द नेपोलियनिक कोड। ओके, तो कुछ रूल्स हैं, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ से बात को जरा समझना। जब नेपोलियन आया ना, तो नेपोलियन ने कहा कि देखो, अब जैसे हमारा देश यानी कि हमारा जो फ्रांस जिस तरीके से मोनार्कियल लोगों से आज़ाद हुआ है, वैसे ही अब हम अपने जो पड़ोसी हमारे देश हैं हम भी उनकी हेल्प करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने बाकी पड़ोसी देशों की भी हेल्प करी उसको लिबर्टी दिलाने के लिए, है ना। उसने कई सारे ऐसे देश थे जिसको उन्होंने फ्रीडम दिलाई, वहाँ के क्लर्की, वहाँ के जो मोनार्कियल रूलर थे उनसे उनको फ्रीडम दिलाई। तो उसने सारे, जब भाई जिस भी कंट्री को जीत रहा है तो उसको अपने अंडर में मिला रहा है, तो उसने सारी कंट्री वगैरह को मिला करके कुछ उसने रूल्स बनाए। देखो क्या था, उसने कहा कि देखो भाई ऐसा है, पहले जो होता था ना कि नहीं नहीं ये राजा है, ये है, वो है, उसके बाद तो नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, सारे लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। कानून की नज़र में सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखो, अब आप अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकते हो कि भाई ठीक है ये मेरी प्रॉपर्टी है। पहले ऐसा नहीं था, छीन करके किसी को भी दे दिया जाता था। जैसे जो रॉब्सपियर था ना, तो रॉब्सपियर ने क्या किया, अरे तुम्हारे पास इतनी जमीन है, चलो इतना पार्टी से दे, इतना पार्टी से दे दो, इतना पार्टी से दे दो, तो ये सब सारी चीज़ें वो करता था। लेकिन नेपोलियन ने कहा कि नहीं नहीं, चलो ठीक है भाई, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो चलो ठीक है, तुम अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो। अच्छा, दूसरा है सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इसने बड़ी ही, मतलब कह सकते हो कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मतलब होता है जिससे कि पूरी एक कंट्री चलती है, उसने इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा, ठीक है। और इसने देखो क्या किया, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था। मतलब कि देखो भाई, एक गांव है, इतना बड़ा एक गांव है, पता चला कि एक गांव में इतनी बड़ी जो गांव है, सपोज करो पूरी की पूरी यहाँ तक की जमीन किसी एक ही लोग ने कवर करके रखी है, तो उसको बोलते थे फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी, है ना। पूरी की पूरी जमीन उनके अंडर में होती थी, फिर ये छोटा छोटा पार्ट वो लोगों को बंटवारे पर दे देते थे, चलो तुम इस पर खेती करो और जो इनकम आएगा वो मेरे को दो दो। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, जिसकी जो जमीनें तुमने छीनी हैं, हड़पी हैं, वो सब उनको लौटा दो। तो उसने एबोलिश्ड कर दिया फ्यूडल सिस्टम को एंड फ्रीड पीजेंट्स। पीजेंट मतलब भाई कि लोग पहले ना पीजेंट को बांध करके रखते, बांध के मतलब रस्सी से बांध करके नहीं रखना, ठीक है। वो उनके साथ कुछ ऐसा छल कपट करते थे जिनसे उनकी जो जमीनें होती थी वो उन जो सामंती लोग होते थे, बड़े जो लोग होते थे, वो उनके अंडर में चली जाती थी। दैट इज इस तरीके से भाई, अब उनको एक देखो होता क्या था ना, वो लोन लेते थे, वो उन बड़े लोगों से जाकर के क्या लेते थे, लोन लेते थे। अब ऑब्वियस बात है, लोन लिया किसके लिए भाई, खेती करने के लिए लोन लिया। अब बारिश हुई नहीं, राजा इतना क्रूअल था कि वो कुछ हेल्प करता नहीं था, तो जिसकी वजह से अब वो उनकी फसल भी बर्बाद हो गई, और जो उन्होंने लोन लिया था वो उनका वो पे भी नहीं कर पाते। तो जिससे उन्होंने लोन लिया वो कहते थे अभी तुमने तो मेरा जो है पैसा वापस नहीं करवाया, चलो अब तुम क्या करो, मेरे खेत में काम करो, और ये खेत भी मेरा हो गया, और तुम जब तक मेरा पैसा लौटा नहीं दोगी तब तक तुम मेरे चंगुल से आज़ाद नहीं हो जाते। तो दैट इज ये था, है ना, फ्रीड पीजेंट्स। तो उसने कहा कि नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा, सब जो लोग करते हो अब ये सब छोड़ दो। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ठीक है। गिल्ड का मतलब होता था, देखो क्या है कि एक ही गांव के लोग, जैसे मान लो ये एक इतना बड़ा सा सपोज करो कोई एक रीजन है ना, इसमें मान लो 4 गांव है ना, तो मान लो कि इस गांव के लोग ने कुछ बनाया, अपने ही गांव के लोगों को क्या करेंगे, अपना सामान बेचते थे इस तरीके से, दैट इज एक गिल्ड कहलाता था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब एक गांव के लोग दूसरे गांव में भी, तीसरे गांव में भी, चौथे गांव में भी अपना सामान बेच सकते हैं। तो दैट इज गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, ये नाम याद रखना, रिमूव्ड कर दिया नेपोलियन। तो लोगों को कितना अच्छा लगा होगा, जरा गेस करो, बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्या है जो सबसे अच्छा जो काम किया, देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ठीक है, इसने सबसे अच्छा काम किया। देखो होता क्या था ना, पहले बहुत सारी टैक्सेस लगती थी, यहाँ से यहाँ गए, एक यहाँ पर टैक्स दो, फिर यहाँ पर टैक्स दो, फिर यहाँ पर तुम टैक्स दो, यहाँ पर। तो कहा कि नहीं यार, ये सब हमारे ही तो कंट्री, सब मतलब हमारी कंट्री का भी सब पार्ट है, तो हम बार बार टैक्स क्यों दे। तो ऐसा करते हैं हम इन सबको हटा करके, भाई टाइम भी वेस्ट होगा ना, आप गाड़ी रोकोगे अपना, वहाँ पर टैक्स लोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसने कहा कि नहीं, इन सबको हटा करके हम एक ही जगह
टैक्स लेने का काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट तो उसने ट्रांसपोर्ट को अच्छा किया, कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा किया, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इट्स स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब ये स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि हम इस रीजन में हैं, हम इस रीजन में चले गए, इस रीजन में चले गए, इस रीजन में चले गए, ठीक है। यहाँ पर वेट को नापने का तरीका कुछ और है, जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पे वेट को नापने का तरीका पाउंड है, ठीक है। यहाँ पर वेट को नापने का तरीका केजी में है, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर वेट को नापने का तरीका ऑन है। तो अलग अलग तरीके से वेट को हर जगह में नापा जाता था, तो उससे उसकी वैल्यू गड़बड़ हो जाती थी, बात को समझना। तो नेपोलियन ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, सब जगह एक जैसा कर दो। तुम यहाँ पर इसके हिसाब से ले रहे हो, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जा रहा है तो ये इसको बेचारे को कुछ और देना पड़ रहा है, इधर जा रहा है तो इसको बेचारे को कुछ और देना पड़ रहा है। तो नेपोलियन ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब बंद करो, एक स्टैंडर्ड वेट बनाओ। तो इसलिए नेपोलियनिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अ कॉमन नेशनल करेंसी, और 10 तरीके की करेंसी चलती थी, 10 हम तो बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा तरीके की करेंसी चलती थी। नेपोलियन ने कहा कि नहीं, इन सारी करेंसी को बंद करो, एक या दो टाइप की करेंसी चलाओ, क्योंकि भाई करेंसी हमें एक्सचेंज भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे मान लो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, आप वहां पर उस जिस कंट्री में गए हो पहले कंट्री की पैसा तो नहीं यूज कर सकते, है ना। तो नेपोलियन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम अब सबको मिला करके एक कंट्री मतलब हम एक ही टाइप की करेंसी को यूज करेंगे। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसने मतलब नेपोलियन ने करी। ये 1804 की बात है। इसके बाद नेपोलियन ने बहुत सारे अपने यूरोपियन कंट्री को क्या किया, फ्री कराया, है ना, लिबर्टी दिलाई। लेकिन फाइनली नेपोलियन जो है 1815 में हार गया। वाटरलू का लड़ाई हुआ, उसमें नेपोलियन हार गया, और हार गया उसको बाद में एक्साइल कर दिया गया, मतलब देश से निकाल दिया गया, और वहां पर उसकी सेंट हेलेना में उसकी डेथ हो गई। ओके फाइनली, अब देखो क्या था, अब फिर से समझना। अब जब फ्रेंच लोगों को लिबर्टी मिल गई, फ्रेंच लोगों ने अपना नेशन बना लिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि नेपोलियन ना अपनी सेना को भेजने लगा कि जाओ इस कंट्री में जाओ, इस कंट्री के लोगों को, वहाँ के जो मोनार्की लोग हैं वहाँ से उनको आज़ादी दिलाओ, फिर इस कंट्री में जाओ, फिर इस कंट्री में जाओ, तुम हर एक कंट्री में जाओ, अपने यूरोप के हर एक कंट्री में जाओ, और जहाँ जहाँ ये मोनार्कियल रूल है वहाँ वहाँ मोनार्कियल रूल से लोगों को आज़ादी दिलाओ। लेकिन जब मान लो आज़ादी दिला दी गई तो वहाँ के लोग, कुछ लोग बहुत खुश होते थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनसे हेट करने लगे। हमें अब यही चीज़ समझना है, बात को समझना है। यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा बदल रहा है। देखो, रिएक्शन टू फ्रेंच रूल, अब ये क्या चीज़ है, जब नेपोलियन ने अपनी नेबरिंग कंट्री को जब आज़ाद कराना स्टार्ट किया तो रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, कुछ मिक्स तरीके से थे। कैसे थे वो मिक्स तरीके से, हम लोग जरा समझते हैं। जैसे देखो, उसने हॉलैंड के लोगों को लिबर्टी दिलाई, स्विट्जरलैंड के लोगों को लिबर्टी दिलाई, है ना, ब्रसेल्स, मेंज, मिलान एंड वारसॉ जैसे लोगों को उसने लिबर्टी दिलाई। तो यहाँ के जो लोग थे वो फ्रेंच की आर्मीज का वेलकम करते थे कि आइए, आपने मेरे कंट्री को फ्रीडम दिलाया है, आपने मेरी कंट्री को लिबर्टी अटेन कराई है, आपने मेरी कंट्री से मोनार्कियल लोगों को हटा दिया है, भगा दिया है, मार दिया है, तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं। और they were seen as a harbingers of liberty। harbingers of liberty का मतलब है कि वो harbingers मतलब लिबर्टी का गिफ्ट लाने वाला। मतलब भाई आप जो फ्रेंच आर्मीज हो ना, वो कोई नॉर्मल आर्मीज नहीं हो, आप हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी हो, मतलब आपने हमारे लिए आज़ादी दिलाई है ना। ये इस तरीके से जो इस कंट्री के जो लोग थे वो सोचते थे फ्रेंच आर्मीज को। अभी याद रखना, अभी यहाँ पर जो फ्रेंच आर्मीज है वो सब नेपोलियन के अंडर में है ना, सब नेपोलियन के अंडर में है। लेकिन देखो, कुछ ऐसे भी जो लोग थे इसी कंट्री में, उन्होंने अपना जो है जो सपोर्ट है वो बदल दिया। अब वो उसे ईर्ष्या करने लगे। किससे ईर्ष्या करने लगे, किससे वो हेट करने लगे, फ्रेंच आर्मी से। तो क्या कहता है, दूसरी जो बात हो गई, शिफ्ट फ्रॉम सपोर्ट टू हॉस्टिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अभी तो वो भाई सपोर्ट कर रहे थे कि आइए आप तो मेरे लिए हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी लेकर के आए हैं, लेकिन अब कहा कि नहीं, अब आप मेरे शत्रु हो गए। भाई ऐसी क्या बात हो गई। तो सुनो, ये जो नेपोलियन की जो आर्मीज थी ना, अब ये क्या करने लगी, ये जबरदस्ती लोगों को अपने सेना में भरने लगी कि भाई ऐसा है, देखो हमने तुमको आज़ादी दिला दी, बात तो सही है, अब हमें तुम्हारी हेल्प लेकर के हम दूसरे भी कंट्री को क्या करने वाले हैं, आज़ादी दिलाने वाले हैं। तो अब तुम्हें मेरी कंट्री में भर्ती एडमिट होना ही पड़ेगा। तो इनिशियल इंथुसियाज्म टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी, मतलब उनकी जो स्टार्टिंग की जो उत्साह थी, है ना, वो हॉस्टिलिटी में बदल गई, ईर्ष्या में बदल गई, ठीक है, शत्रुता में बदल गई, दुश्मनी होने लगी उनको फ्रेंच आर्मी से। अच्छा, पीपल रियलाइज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिड नॉट मीन पॉलिटिकल फ्रीडम।
अच्छा, मतलब ये क्या कह रहा था कि जब नेपोलियन आया तो भैया उसने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस किया था वो सब भी उसके ऊपर उस कंट्री के ऊपर क्या करने लगा, देने लगा। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये तो हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम को तो खत्म कर दे रहे हैं, है ना, ये जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करा रहे हैं। ठीक है, न्यू अरेंजमेंट्स डिड नॉट सपोर्ट लोकल सेल्फ रूल और डेमोक्रेसी। एक गलती ये भी हुई नेपोलियन की आर्मी से कि वहाँ के जो लोकल लोग थे, है ना, जैसे उनका जो विश्वास था कि नहीं ठीक है अब हम डेमोक्रेसी बन गए हैं, हम सेल्फ रूल करेंगे, तो नेपोलियन ने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, अभी हमें सैनिकों की ज़रूरत है, अभी हमें लोगों की ज़रूरत है, तो अभी लोगों को मेरे सेना में भर्ती होना पड़ेगा, फिर जाकर के कहीं हम आप लोगों को सेल्फ रूल देंगे। तो इस तरीके से लोगों के मिले जुले जो है चीज़ें वो आने लगी। देखो बच्चे हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा समय लगेगा, बट इसको कोशिश करना समझने की, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पे अगर पढ़ लोगे तो एक बेसिक्स आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या बातें हो रही थी। ओके, अब प्रॉब्लम्स अंडर फ्रेंच रूल, भाई क्या प्रॉब्लम थी, यही सब आपके देखो क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना। प्रॉब्लम्स अंडर फ्रेंच रूल, देखो वो जो नेपोलियन था ना, क्या प्रॉब्लम थी, देखो पहली प्रॉब्लम ये थी, वो जहां भी जिस भी कंट्री में जाता उस कंट्री में वहां पर हैवी टैक्सेशन बढ़ा देता, लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगता। तो भाई फिर क्या फर्क रह गया यार, है ना, वहां के जो पहले जो लोग थे जिस मोनार्कियल सिस्टम के अंडर में रहते थे यार, वो तो उनको टैक्स देते ही थे, हैवी टैक्स देते थे, अब तुम भी उनसे हैवी टैक्स ले रहे हो। ठीक है, देखो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये नेपोलियन की गलती नहीं थी, क्योंकि नेपोलियन तो अपने फ्रांस में था, वो तो अपने फ्रांस में बैठा हुआ था। अब वहाँ पर्टिकुलर मान लो जिस कंट्री को उसने जीता, जिस कंट्री से उसने मोनार्कीज को हटाया, वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता था वो एक तरीके से करप्ट था। ठीक है, तो वो अपने फायदे के लिए क्या करता था, लोगों से टैक्स लेता था, इसमें नेपोलियन का कोई दोष नहीं है, ये ऐसा कुछ वो है। ठीक है, मूवी भी आई है, आप उसका अगर देखोगे नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। ओके, तो इंक्रीज टैक्सेशन लगा दिया गया, बर्डन द पॉपुलेशंस, तो ये प्रॉब्लम थी फ्रेंच रूल के साथ। सेंसरशिप लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, अगर कोई कुछ आवाज उठाता तो उसको क्या कर देते, वो मरवा देते कि यार नहीं देखो तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें प्रेस की आज़ादी नहीं है, तुम्हें स्पीच की आज़ादी नहीं है। तो यही चीज़ें तो मोनार्कियल सिस्टम में भी तो होती थी ना भाई, तो फिर क्या फ़ायदा लोगों को, तो इसलिए लोग उग्र होने लगे, लोगों को विश्वास नहीं रहा इस नेपोलियन बोनापार्ट पर या उसकी आर्मी पर। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच, हम देखो मैंने वही बताया कि लोगों की जबरदस्ती भर्ती होने लगी फ्रेंच आर्मीज में, जिससे कि लोग गुस्सा हो गए। ठीक है, दीज इशू मेड पीपल अपोज फ्रेंच कंट्रोल डिस्पाइट सम रिफॉर्म। ठीक है, इवन नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनके बावजूद लोग गुस्से में आ गए यार। देखो वो सदियों से कह रहे हैं ना कि वो सदियों से इस चीज़ को झेल रहे थे, मोनार्कियल जो सिस्टम था वो यही तो करता था, जो राजा महाराजा थे वो यही तो करते थे। अब जो नेपोलियन की आर्मी है ना वो भी यही तो कर रही है, तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, हमने इनकी हेल्प भी करी, अब ये देखो फिर से वही ये चीज़ स्टार्ट कर दी। तो ये हमारा जो था यहाँ से यहाँ तक जो हमारी टॉपिक है ये हमारी हो गई फिनिश। ध्यान रखना, अभी हमने सेकेंड इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट ये हमने कवर कर लिया। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके सेकेंड वाले पार्ट को, बट बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड पार्ट हमें कुछ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि हाँ क्या बात है और क्या बात हमने सीखी। ओके, जरा देखो, तो ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा था, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद, तो भाई नेशनलिज्म की जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो किससे आई, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई। ठीक है, इन 1789 फ्रांस वाज क्या था, डेमोक्रेसी था, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्यूट मोनार्की था, बिल्कुल, एक एब्सोल्यूट मोनार्की था। 1789 के बाद ना जो है लुईस 16 ने कहा कि नहीं नहीं चलो ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं, जब उसने इतनी सारी भीड़ देखी उसकी हालत खराब हो गई। द ट्रांसफर ऑफ द सॉवर्निटी वाज फ्रॉम मोनार्की टू, तो जो सॉवर्निटी है वाज फ्रॉम मोनार्की टू कहाँ चली गई, वो चली गई सिटीजन के पास। ठीक है, उसके बाद द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ, तो क्या उसने कलेक्टिव आइडेंटिटी का उसने आइडिया एम्फेसाइज किया, ये हम लोग जो कि पढ़े हैं। द टर्म ला पार्ट्री रिफर्स टू फादरलैंड। ठीक है, ले सिटी ऑन मीन सिटीजन होता है। द न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस्ड वाज ट्राई कलर में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन। ठीक है, इसमें वुमेन्स को और काम ना करने वाले लोगों को अलग रखा गया था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज कंपोज्ड न्यू हाइम्स, उन्होंने नए हाइम्स बनाए। नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड द सिविल कोड इन 1804। नेपोलियनिक कोड डिड नॉट इंक्लूड एबोलिशन ऑफ प्रिविलेज बाय बर्थ, ये हटा था। उसने कहा कि देखो जन्म के बेसिस पर अब किसी को राइट नहीं मिलेगा, कि नहीं अगर ये है, अगर ये क्लर्जी है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसा काम करेगा उसको हिसाब से वैसा प्रिविलेजेस उसको दिया जाएगा। सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ,
तो एक मिनट, इसका क्या था, द नेपोलियनिक कोड डिड नॉट इंक्लूड एबोलिशन ऑफ प्रिविलेज बाय बर्थ, ये तो हटा दिया था, ठीक है। सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी जो है उसने, सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर नहीं, ठीक है, सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर है ना, ये इसने नहीं हटाया था, ओके। डिड नॉट इंक्लूड सेंसरशिप न्यूज़पेपर, उसने कोई, ओके। इक्वालिटी बिफोर लॉ उसने करी थी, राइट टू प्रॉपर्टी भी उसने हटा दी थी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें सही है, बस ये चीज़ नहीं उसने किया था, ओके। अच्छा, द इमेज ऑफ द फ्रेंच बास्टाइल स्टोम्ड इन द जर्मन एलेमैक वाज प्लेस्ड नेक्स्ट टू फोर्ट्रेस, तो ये मेरे ख्याल से कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ओके। इसके लिए मैं थोड़ा सा बुक का हेल्प लेना पड़ेगा, इस चीज़ को ज़रा देखना, आप यहाँ से ज़रा देखो, ये देखो, देखो ये जनरली फिगर क्या दिखा रहा है कि प्लांटिंग ऑफ ट्री लिबर्टी इन जेब्रुकेन जर्मनी, ये जर्मनी का एक रीजन है, वहाँ पर जब फ्रेंच आर्मीज आई तो दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन प्रिंटर कार्ल कास्पर फ्रिड्स इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ द, ये जर्मनी का एक टाउन है, ठीक है, जेब्रुकेन, बाय द फ्रेंच आर्मीज, ठीक है। फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म, जो ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म, ठीक है ना, जो पहने हैं वो फ्रेंच आर्मीज हैं, हैव बीन पोर्ट्रेड एज अ ऑपरेशर एज दे सीज अ पीजेंट्स कार्ट, सॉरी, जो पीजेंट की जो कार्ट है उन्होंने उसको सीज कर दिया। हरास सम यंग वुमेन को उन्होंने हरास किया है। सेंट्रल, ये देखो दिखा भी रहा है इधर, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़, विच एंड फोर्स अ पीजेंट डाउन टू हिज नी, और कुछ पीजेंट्स को उसने घुटनों पर ला दिया कि चलो बैठो घुटनों पर। दिस प्लेग बीइंग अफिक्स्ड to the tree of liberty carries a German inscriptions which in translation reads, तो जिसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, टेक फ्रीडम, ठीक है, हमारी आज़ादी ले लो, एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, ठीक है, टेक फ्रीडम, हमसे आज़ादी लो, हमसे इक्वालिटी लो, द मॉडल ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब ये क्या चीज़ है कि एक तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे से फ्रीडम लो, मेरे से इक्वालिटी लो, और एक तरफ तुम ये काम कर रहे हो। दिस इज द सार्कास्टिक रेफरेंस, मतलब एक मजाकिया अंदाज था, टू क्लेम ऑफ द फ्रेंच एज बीइंग लिबरेटर, तुम तो कहते हो कि हम तो आज़ादी दिलाने वाले लोग हैं, हु अपोज द मोनार्की इन द टेरिटरीज दे इंटर्ड, और तुम ऐसे काम कर रहे हो। तो मतलब ये जो है हमारा क्वेश्चन, मतलब वापस जरा क्वेश्चन पर आते हैं, तो ट्री ऑफ लिबर्टी में वॉज, हाँ देखो, तो कार्ल कैस्पर फ्रिड्स, बात समझ में आ गई, ये चीज़ देखो छूटी थी। तो इतने देखो मिनिमम तरीके से देखो कैसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बात समझ में आ रही ना। कार्ल कैस्पर फ्रिड्स, ठीक है, ये जर्मन पेंटर है, इसने एक पेंटिंग बनाई जिसने फ्रेंच आर्मी को एक तरीके से ये ट्रोल कर रहा है ना, ये सरकास, ये कहते हैं ना उसको मजाकिया अंदाज में, ओके। द कुरियर ऑफ द रेनलैंड लॉस्ट हिज जॉब आफ्टर, यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, यहाँ से ये वाली जरा समझना, ठीक है। द कोरियर ऑफ द रेनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे फ्रॉम द लीप्जिग, मतलब ये दिखा रहा है कि ये एक पोस्टमैन है, और ये पोस्टमैन कोई और नहीं, ये नेपोलियन बोनापार्ट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये नेपोलियन बोनापार्ट है। अब ये क्या किया है, ये जब हार गया 1813 के आसपास इसने युद्ध हारना स्टार्ट कर दिया था नेपोलियन ने, तो अब ये जब वापस जा रहा है फ्रांस आफ्टर द लॉस्ट द बैटल ऑफ द लिपजिग इन 1830 ईच लेटर ड्रॉपिंग, अब देखो ये कुछ लेटर गिराता जा रहा है, तो ये शो कर रहा है कि ये जो भी लेटर है ये लेटर नहीं है, ये जो टेरिटरीज ये जो खोता जा रहा है ये वो चीज़ है, ओके। तो अब जरा क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, द कुरियर ऑफ द रेनलैंड लॉस्ट हिज जॉब आफ्टर द बैटल ऑफ लिपजिग, ठीक है, ये चीज़ का आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यूज हैं, बहुत डिटेल में ये बनाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रूल, भाई फ्रेंच रूल का नेगेटिव अभी हमने देखा ना, क्या था, यूनिफॉर्म लॉ, नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने दिया था कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू आर्मी, ये चीज़ इनकी बड़ी खराब चीज़ थी, ये जबरदस्ती भर्ती करते थे भाई कि नहीं नहीं मेरी आर्मी में आ जाओ, तुम्हें लड़ाई लड़नी है, ठीक है,
तो ये चीज़ थी। बात समझ आ रही है? तो एक तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को, इस टॉपिक को कवर किया। मेरी बात को जरा समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर किया, ठीक है ना। द आइडिया ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो हमारा ये फर्स्ट जो पार्ट है इसका खत्म हो गया, बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलो, तो फिलहाल कमेंट करके बताना है कि सारी चीज़ आपको कैसी लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत डिटेल में मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको पूरा डिटेल में बताएं। फिर एक समरी हम आपको दे देंगे, समरी में सब सारी चीज़ें क्या हैं, आपको नोट्स दे दिया जाएगा, किस तरीके से पढ़ना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।